हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड में वो करवा रहे थे। तो हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे, 10 क्वेश्चन करा चुके थे और आज के लिए फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आए बच्चे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन सदस्य है। प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन सदस्य है? तो याद कीजिए ना, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी याद कराए थे, फिर कल बाहर आई आंटी को हाइड्रोजन बोलते हैं। मीन्स हाइड्रोजन परिवार के निम्न सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद रखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। याद रखना होगा बच्चे, फिर कल बाहर आई आंटी। मेहनत कीजिए बच्चे, मेहनत कीजिए यार, हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए ना। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। बस डेली 5 मिनट देखिए, 10 मिनट का तो रहता, देख लीजिए 10 मिनट डेली पर डे, आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर का भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होते हैं, हौसला होना चाहिए। इतिहास लिखने के लिए हौसला होना चाहिए बच्चे। चलिए लिखेंगे इतिहास, चलिए मेहनत कीजिए बच्चे। द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक लवण वे आणविक यौगिक होते हैं बच्चे, वे आणविक यौगिक होते हैं जो जल में अगर घोला जाए तो वह केवल सरल आयन में टूटेगा। कहने का मतलब उसमें जटिल आयन, इस तरह के कोई आयन उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल सरल आयन। जैसे में आप समझिए फिटकिरी को तोड़िएगा तो पोटेशियम, अल्युमिनियम, सल्फेट आयन सिंपल सी आयन में टूटेगा। तो याद रखिएगा, द्विक लवण वे आणविक यौगिक है जो 2 सरल लवणों के मिलने से बनता है और जल में घुल कर केवल कौन आयन देता है बच्चे? सरल आयन देता है। याद रखिएगा, सरल आयन देता है, सरल आयन देता है। जैसे फिटकिरी को जल में घोलिएगा तो पोटेशियम, अल्युमिनियम, सल्फेट आपका लवण आयन निकलेगा। याद रखिएगा, द्विक लवण। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चे? याद कीजिए, पहला क्वेश्चन हाइड्रोजन परिवार के कौन सदस्य थे? तो याद कीजिए ना, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और इसी तरह से द्विक लवण किसे कहते हैं? तो याद कर लीजिए, द्विक लवण किसे कहते हैं? वे लवण वे द्विक लवण वे आणविक यौगिक होते हैं, आणविक यौगिक होते हैं जो केवल सरल आयन में टूटेगा। जल में तोड़ने पर केवल सरल आयन टूटता है। चलिए बच्चे, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, कांच को अतिस्थित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिस्थित द्रव क्यों माना जाता है बच्चे? तो एक चीज याद रखिए, कांच को अतिस्थित द्रव इसलिए हम लोग कहते हैं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे पुराने घर जब होता ना, पुराने महल हो या घर हो, तो उसका जो शीशा का जो अगर खिड़की है तो शीशा जो होगा ना, कांच जो होगा ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे मोटा हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। आप गिलास देखे होंगे, गिलास, कांच का गिलास नीचे क्या हो जाता? मोटा, ऊपरे क्या हो जाता? पतला हो जाता। कांच को अतिस्थित द्रव क्यों मानते हैं? क्योंकि कांच में द्रव के गुण, जैसे कुछ गुण पाए जाते हैं, द्रव की तरफ बहने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब, कांच ऊपर पतला नीचे मोटा हो जाता है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर बह जाते हैं। तो याद रखिएगा, कांच को अतिस्थित द्रव माना जाता है। कांच को अतिस्थित द्रव माना जाता है बच्चे, क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव्य के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है बच्चे, द्रव के समान इसमें प्रवाहित। जैसे हम आपको बता चुके हैं, पुरानी इमारतों में लगे शीशे नीचे से मोटे एवं ऊपर से क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। या कांच का गिलास ऊपर से पतला, नीचे क्या हो जाता है बुआ? मोटा हो जाते हैं। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता चुके हैं बुआ, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, हौसला की जरूरत होती है। आप हौसला रखिए ना, हम लोग तो गर्दा ही कर देंगे। चला जाए आगे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या है? चौथा, प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। मिस प्रासरण दाब किसे कहते हैं? प्रासरण दाब आप इसमें विलियन में ही पढ़ना था, प्रासरण दाब पढ़ना था आपके लिए, अर्थ प्राग्रम झिल्ली पढ़ना था, उल्टा प्रासरण पढ़ना था। तो देखिए, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से जो दाब लगाया जाता है ना, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर जो यूज होता है वही प्रासरण दाब है, उसी को पाई से सूचित करते हैं। देखिए, वह न्यूनतम बाह्य दाब, ये बाह्य दाब है, बाह्य दाब जो प्रासरण को रोकने के लिए, याद रखिएगा बाह्य दाब है,
वायुदाब जो प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है उसे प्रसरण दाब कहते हैं। कहने को वह न्यूनतम या न्यूनतम बाह्य दाब, बाह्य मींस बाहरी दाब, जो प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है उसे प्रसरण दाब कहते हैं। अब प्रसरण दाब को मेरे प्यारे बच्चे क्या चीज से सूचित करते हैं? पाई से सूचित करते हैं। अरे प्रसरण की क्रिया रोकना तो विलयन पर लगा दीजिए बाहर से दाब, जो दाब लगाइएगा वही हमारा प्रसरण दाब का लगा। प्रसरण दाब को क्या चीज से? पाई से। चला जाए, आज के हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए बच्चे। क्रिस्टल बिंदु करा, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते? क्रिस्टल बिंदु मिस बिंदु दोष पूछ रहा ना। चले तो देखिए कुछ ना, क्रिस्टलीय ठोस में देखिए, ठोस 2 पढ़ के आए होंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था बच्चे इसको सुधार लीजिए, व्यवस्था ही होगा। अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? बिंदु त्रुटि कहते हैं। याद रखिएगा, बिंदु त्रुटि कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था में इधर उधर व्यवस्था हो गया, जिससे उत्पन्न जो त्रुटि होगा उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? बिंदु त्रुटि। देखिए आज की 5 क्वेश्चन सुनिएगा। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है? तो क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते थे? क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न जो दोष होता है या त्रुटि होता है उसे हम बिंदु त्रुटि कहते हैं। और इसी तरह से आप याद रखिएगा कि प्रसरण या प्रसरणी दाब या प्रसरण दाब, प्रसरण को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसरण दाब। इसे पाई से सूचित करते हैं प्यारे बच्चे। वह कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है? तो कांच को अतिस्थिति द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि कांच में ठोस होते हुए भी इसमें द्रव का कुछ गुण पाया जाता है, वह बहने लगता है। जैसे हम आपको बताया गिलास ऊपर पतला हो जाता है, नीचा मोटा हो जाता है, या पुराने घर का आपका शीशा हो जाए, वे भी सब द्विक्लवन हुए आणविक यौगिक है जो जल में घुल कर केवल सरल आयन ही देता है। जैसे फिटकिरी को घोल लीजिए तो पोटेशियम ये सब केवल सरल आयन देगा। हाइड्रोजन के परिवार कौन कौन है बच्चे? तो हाइड्रोजन के परिवार आपको याद हो चुका होगा। फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए एक एक वीडियो को देखिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा ना तो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और जाते जाते आप समझ ही रहे होंगे, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है। आप जानते ही होंगे कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।